नमस्कार, सलाम वालेकुम, जय राम जी की। देखिए ऑनलाइन वाले भी सुन ले कि हम ये ऑफलाइन क्लास चल रही है और इसमें हम जॉन रोल्स की चर्चा करेंगे। जॉन रोल्स की चर्चा से पिछले 5 मिनट से हम राजस्थानी जो ट्रेडिशंस है, त्योहार है, नृत्य है, उनके ऊपर चर्चा कर रहे थे और हम फैशन के ऊपर चर्चा कर रहे थे कि फैशन कैसे चेंज हो गए। तो फैशन चेंज और फैशन में सिमिलरिटी, ये कुछ चीजें हम ऐसी कुछ बातें कर रहे थे। तो बातें करते करते मैंने ये कहा कि जो लड़कियां जो बैग रखती है पीठ के पीछे, उसकी जो तनी है, उसका जो धागा सा जो उसको लटका के रखता है, उसका आकार क्या हो गया है? छोटा हो गया है। अब ये मुझे आया इसलिए याद कि आप जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन है या जो मेथी के बारे में जानते हैं, उन्होंने अक्सर एक अपने घर के बाहर आवाज सुनी होगी, नागोरी मेथी ले लियो, नागोरी मेथी ले लियो। एक व्यक्ति आता है, उस व्यक्ति के पास एक लंबा सा एक झोला होता है, उस झोले में मेथी के छोटे छोटे पैकेट होते हैं। तो ऐसे ही फिर मैंने एक मेरे घर के आगे से भी एक लड़की जा रही थी, ऐसे नीचा सा थैला सा लटका के, कोई नहीं, हाँ गड़ जावा है कि कॉलेज जाऊं, वो बंद तो तू मेथी बेचने वाली सी लगा है। तो मैं कह रहा मेथी बेचने वाले आजकल बैग क्या है, इनके आकार क्या हो गए, थोड़े से छोटे हो गए। एक है ना, बड़े बहुत बड़े मुझे मजेदार चीजें है ना वो नजर आती है। कई बार सिमिलरिटी अगर आप खोजना चाहे तो आप सिमिलरिटी कहीं भी खोज सकते हैं। तो मैंने चूंकि पहले सुना रखा है, मैं हम तो पहले भी कहा था, चुटकुले नए पैदा नहीं होते, पुराने चुटकुले नए रूपों में नए टाइम पे आपको सुनाए जाते हैं। आप कौन है जिसने थ्रेसर को देखा है? थ्रेसर देखा है सब? अच्छा, थ्रेसर में जब आप चाहे उसमें से आप निकालो या तो कनक और या फिर जौ, ये दो मुख्य मान लो आप। ये जब थ्रेसर में जब छनने के लिए लास्ट टाइम आता है, उस टाइम क्या होता है, वहां दो चीजें होती है। एक तो वहां दाने वो क्या होते हैं, अलग होते रहते हैं, और दूसरा बच्चे डूंखड़िया। डूंखड़िया के पंख चक्के को नहीं, वो बड़े तो डंठल बज जाते हैं, उनको पंखा नहीं उठाता। तो वो क्या करते हैं, जाली के ऊपर कूदते रहते हैं ऐसे, ठक 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 ठक, है ना, कभी देखना ध्यान से उसको। आजकल के जब शादियां वादियां हो और आप ये चाहो कि ऐसे और चीजें कहाँ कूद रही है, तो आप देखेंगे कि ये जो लड़कियां हैं, ये कौन सी फिगर की हो गई है आजकल? जीरो फिगर की हो गई है। ठीक है। और डीजे पे इनके फिक्स स्टेप्स हैं, ऐसे ऐसे हाथ दोनों ऐसे कर लेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। क्योंकि अगर ज्यादा हिलेगी डुलेगी या उस मेकअप वेकअप में गड़बड़ हो जाती है शायद इनके, तो यहाँ लगे जहाँ डरमी में डूंखड़ी आना चाहे। थोड़ा वो तो अब लड़के हंसे हैं कि लड़कियों को क्या कह दिया, डूंखड़िया। लड़कों के फिक्स होते हैं, इनके स्टेप में कोई शास्त्रीय है वो पुट नहीं होता। ठीक है। जब तक भीड़ नहीं होगी ना, तब तक ये सही तरीके से नाचेंगे। ये ना पैर ऐसे उठाएंगे, पैर ऐसे सर से, और जैसे भीड़ हो जाएगी पैर कैसे चलाएंगे, साइड में चलाना शुरू कर देंगे ये भीड़ होते ही। तो इसको हम बोलते हैं डंकी डांस। आप कहीं भी किसी के भी पैर मार देते हैं, वो कौन सा डांस होता है? वो डंकी डांस होता है। अब मामला बराबर हो गया है, डै से डूंखड़ी और डै से डंकी। तो अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, हम अपने जोन रोस्ट को करेंगे, क्योंकि चीजें सब सुखी हो गए, हम लड़के भी और लड़कियां भी। तो यही था, हमें किसका सुख देखना था? सबका सुख देखना है। हाँ, कोई 99 सुखी लोगों के लिए एक को दुख है नहीं देना है। तो आप देखेंगे कि मेरी बातें भी किसके समतुल्य नजर आती है आपको? जोन रोल्स। तो मैं भी जोन रोल्स से कम नहीं हूं। चलिए, हम जोन रोल्स को कर रहे हैं। देखिए दरअसल था क्या कि आप कहीं चाय नहीं पी के आए, तो उनके ताजगी लाने के लिए ये सब किया गया है। अब हम जोन रोल्स की चर्चा करें। कल जॉन रोल्स के न्याय के कितने नियम किए थे? 2 नियम किए थे। पहला नियम था समान स्वतंत्रता का नियम, जिनको बुनियादी स्वतंत्रताएं बोलता है जॉन रोल्स। फिर आर्थिक और सामाजिक विषमताओं से निपटा कैसे जाए, क्योंकि समान स्वतंत्रता देने से भी समाज में न्याय की स्थापना नहीं होगी। कुछ लोग फिर गरीब रह जाएंगे, कुछ लोगों को अवसर की समानता नहीं मिलेगी, तो उसको दूर कैसे किया जाए? तो एक तो है कि सबको खुला छोड़ो कि तुम प्रोग्रेस करो, फिर भी कई लोग पीछे रह जाते हैं, कुछ लोग पिछड़ जाते हैं। तो
तब आर्थिक और सामाजिक जो विषमताएं आएगी, जो असमानताएं आएगी, उनको दूर कैसे करें? तो दूर करने के कितने तरीके बताए उसने? दो। एक तरीका है कि आप सबको अवसरों की क्या दो? निष्पक्ष समानता दो। सारे अवसर समस्त लोगों को बिना किसी भेदभाव के खोल दो। इसको विल किमलिका क्या बोलता है? सहज बोध आधारित अवसर की समानता। सहज बोध क्या कहता है? अंतः प्रज्ञा क्या कहती है? ये कहता अंतः प्रज्ञा क्या होती है? अंतः प्रज्ञा ये कहती है कि वास्तव में लिंग, राष्ट्र, जाति, धर्म, इनके आधार पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है। और तीसरा एक जो महत्वपूर्ण सिद्धांत, हम अब वैसे नंबर 3 लगा लें भले ही उसका, वैसे वो 2A है, वो है विभेद का सिद्धांत, डिस्क्रिमिनेशन। और इसका सूत्र क्या है डिस्क्रिमिनेशन का? न्यूनतम स्थिति वाले को अधिकतम लाभ होगा। ये तब है कि लोगों को खुला छोड़ दिया, प्रोग्रेस नहीं हुई। अवसर की निष्पक्ष समानता दे दी, फिर भी प्रोग्रेस नहीं हुई, कुछ लोग फिर भी दुखी रह गए, तो अब उनको न्याय कैसे देंगे हम? तब विभेद किया जाएगा, आरक्षण वगैरह दिए जाएंगे, कल्याणकारी गतिविधियां की जाएगी, और टैक्स इस हिसाब से किए जाएंगे कि अमीरों पे ज्यादा लगे और गरीबों पे कम लगे, और अमीरों से लेके और गरीबों में पुनर्वितरण किया जाएगा। तो विभेद का सिद्धांत ये पुनर्वितरण को भी लेके आता है। फिर इससे संबंधित हमने कितनी संस्थाएं की थी? 4 संस्थाएं की थी। आज हम एक और पुस्तक की चर्चा करेंगे। वो पुस्तक है पॉलिटिकल लिबरलिज्म। इसकी चर्चा करते हैं। जॉन रोल्स की एक और पुस्तक पॉलिटिकल लिबरलिज्म। राजनीतिक उदारवाद। (1971) जॉन रोल्स की पुस्तक आई, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। पूरे संसार में इस मुद्दे पे बहस शुरू हो गई कि वितरण किया कैसे जाए, कैसे वितरण किया जाए। तो वितरण का तरीका बता दिया कि वितरण दोनों तरीके से हो, उदारवादी तरीके से भी और समाजवादी तरीके से भी। लोगों की योग्यताओं का भी ध्यान रखा जाए, लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा जाए। फिर इसकी आलोचना शुरू हो गई, सब लोगों ने इसकी तरह तरह से आलोचना की। इसकी आलोचना की स्वेच्छातंत्रवादियों ने। अब आ गया कि ये स्वेच्छातंत्रवादी कौन होते हैं? ये जो कल्याणकारी राज्य को पसंद नहीं करते, जो पुनर्वितरण को पसंद है, जो सिर्फ रात्रि प्रेरी राज्य को मानते हैं कि राज्य सिर्फ रक्षा करेगा, कल्याण नहीं करेगा, ऐसों को हम क्या बोलते हैं? स्वेच्छातंत्रवाद। ये मिनिमल स्टेट का कंसेप्ट लेके आते हैं, जिसमें राज्य कम से कम काम करता है और हर काम बाजार के हवाले कर देता है। संपत्ति का असीमित अधिकार होता है और निजी क्षेत्र हावी रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र सिमट जाता है। सरकार कुछ नहीं करती, किसी का कल्याण नहीं करती, सारा काम बाजार के हवाले कर दिया जाता है। इसको जो मानते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? स्वेच्छातंत्रवादी। हेयक, नोजिक, मूरे राथवार्ड, आयन रैंड, ये सारे लोग कौन है? स्वेच्छातंत्रवादी। ज्यादा नहीं तो एक स्वेच्छातंत्रवादी को आप जानते हैं जो आज ही हम करने वाले हैं, रॉबर्ट नोजिक। वो स्वेच्छातंत्रवादी। इन्होंने कहा कि जॉन रोल्स ने गड़बड़ क्या कर दी, राज्य का स्वरूप क्या कर दिया है? कल्याणकारी। इसमें ना सबके हित की चर्चा की जाती है, और सबके हित की चर्चा की जाती है तो कई बार कौन से हितों को ठेस पहुंचती है? इनसे पूछा गया व्यक्तिगत हितों को कौन सी ठेस पहुंची? कि ठेस ये पहुंची कि आप ना कुछ गरीबों का कल्याण करने के लिए आप अमीरों के ऊपर क्या लगाते हैं? टैक्स। तो अमीर भी तो खुद अपने आप में साध्य है, आप उनके साधन के रूप में उपयोग उनका नहीं कर सकते। अमीर तो पैसा कमाने का साधन है, वो पैसा कमाएंगे और उस पैसे को लेके और किस में बांट दिया जाएगा? गरीबों में। तो अमीर गरीबों की भलाई करने का साधन है, कहां साध्य है वो अपने आप में? तो इन्होंने कहा कि ये ना व्यक्तिगत गुड की ओर ध्यान है नहीं देता, ये सबके कल्याण के लिए अमीरों पे जो टैक्स और पुनर्वितरण करता है, ये व्यक्तिगत कल्याण, व्यक्तिगत संपत्ति और निजी संपत्ति को खराब करता है ये। चलो, स्वेच्छातंत्रवादियों ने इस आधार पर इसकी आलोचना की। अब ये छूटा ही था स्वेच्छातंत्रवादियों की तरफ से कि आलोचना किसने शुरू कर दी?
समुदायवादियों ने शुरू कर दी। समुदायवादी कहते हैं कि ये कौन से गुड पे जोर दे रहा है? व्यक्तिगत है, कि हर एक व्यक्ति को साध्य मानता है, सबके सुखों की चर्चा करता है, तो इसमें व्यक्तिवाद हावी हो जाता है। जबकि समुदायवादी किसका भला चाहते हैं? पूरे समुदाय का। तो अब देखिए दोनों तरफ ही फंस गया। इसमें दोनों तत्व है, हमें पता है। जॉन रॉस में कौन से तत्व है? दोनों। ये व्यक्तिगत भलाई भी चाहता है और ये समुदाय की भलाई भी चाहता है। स्वेच्छा तंत्रवादियों को इसमें सामुदायिक भलाई दिखाई दे रही है, व्यक्तिगत भलाई दिखाई नहीं दे रही। समुदायवादियों को इसमें सामुदायिक भलाई की बजाय कौन सी भलाई दे रही है? व्यक्तिगत भलाई। तो जिसकी जैसी नजर थी उसने वैसा ही जॉन रॉल्स की क्या कर दी? आलोचना कर दी। अमर्त्य सेन जैसे लोग जो खुद जॉन रॉल्स वाली परंपरा के हैं, उदार समतावादी, उन्होंने भी इसकी क्या शुरू कर दी? आलोचना है, और बहुत सारे शुरू कर दी। तब इन सब स्वेच्छा तंत्रवादियों का, समुदायवादियों का, इन सब की आलोचनाओं का जवाब देने के लिए उसने कौन सी पुस्तक लिखी? पॉलिटिकल लिबरलिज्म लिखी। तो ए थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो आलोचनाएं हुई, उन आलोचनाओं का जवाब कौन सी पुस्तक है? पॉलिटिकल लिबरलिज्म है, राजनीतिक उदारवाद है। अब तक क्या किया गया था? ये जो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, इसमें एक आइडियल समाज की स्थापना करनी है, एक आइडियल सोसाइटी बनानी है। इस आइडियल सोसाइटी के निर्माण का आधार है कि वहां न्याय के कैसे नियम बनाए जाएंगे? निष्पक्ष, जस्टिस एज फेयरनेस। निष्पक्ष न्याय के नियम बनाए जाएंगे, निष्पक्ष नियम, जस्टिस एज फेयरनेस, निष्पक्ष नियम बनाने। लेकिन ये निष्पक्ष नियम जो बनाए जाएंगे, इसके लिए जॉन रॉल्स ने जो सहारा लिया वो कांट की काय का सहारा लिया है? नैतिकता का सहारा ज्यादा लिया है, थोड़ी फिलोसॉफी ज्यादा ही झाड़ दी है इसके अंदर। तब इस पूरे मुद्दे को आपको नैतिकता से उठा के और यथार्थ में लेके आना है। इसमें ज्यादा क्या है? इसमें कौन सी बातें ज्यादा अच्छी है? आदर्श ज्यादा है। यह ज्ञान का पर्दा, लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, दूसरों को क्या मिला इसके बारे में नहीं सोचते। और होब्स तो कहता है लोग सोचते किसके बारे में है? कि मुझे क्या मिला ये महत्वपूर्ण है, दूसरे के पास है क्या है ये महत्वपूर्ण है। तो व्यक्ति सिर्फ इससे संतुष्ट नहीं होता कि मुझे क्या मिला, वो ये भी देखता है कि दूसरे के पास है क्या है। तो ये ना थोड़ा आइडियल टाइप ज्यादा है, थ्योरी ऑफ जस्टिस है, ये ज्यादा आदर्शवादी है। तो अब इसको कौन सा रूप देना है? थोड़ा यथार्थ रूप देना है। अब यथार्थवाद को मतलब, यथार्थ का मतलब व्यवहारिक रूप देना है। तो एक तो होता है आइडियल और एक होता है आदर्श, वो सॉरी व्यवहारिक रूप। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम जवान होते हैं ना, तब हम क्या होते हैं? आइडियल होते हैं। ऐसे मान लो, फिर आपसे ना किसी भी समस्या के, नारी समता के बारे में पूछा जाए, डोगरी के बारे में, दहेज के बारे में पूछा जाए, तो आपके विचार बड़े क्रांतिकारी हो, मैं दहेज नहीं लूंगा और ये नहीं करूंगा और वो नहीं करूंगा। और जैसी नौकरी लग जाती है, अब आप शाणे हो गए हैं, यथार्थ हो गए हैं, भावुक नहीं है, तब तो देखो अकेली लाडी से तो काम नहीं चले, गाड़ी तो चाहिए चाहिए। तो अब आप क्या हो गए हैं? या आदर्श नहीं है, बल्कि आप में क्या हावी हो गया है? यथार्थवाद हो गया, अब भी प्रैक्टिकल हो गए। तो अब ये ना थ्योरी ऑफ जस्टिस ज्यादा आइडियल थी, अब इसको क्या बनाना है? प्रैक्टिकल बनाना है। और प्रैक्टिकल बनाना है तो इसको नैतिकता की बजाय इसमें कौन सी अवधारणाएं घुसानी पड़ेगी? राजनीतिक अवधारणाएं जो यथार्थ होती है। नैतिक अवधारणाएं क्या होती है? थोड़ी काल्पनिक और आदर्शात्मक होती है। क्योंकि नैतिकता है ना, ये कई बार व्यवहार में लागू नहीं होती। हम कहते हैं कि सारे जो बेटे हैं ना, वो श्रवण की तरह होने चाहिए, लेकिन हमें भी पता है कि वर्तमान के भागदौड़ के युग में श्रवण बनना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि हम ऐसी में बैठने लग गए हैं। काउड में जाएंगे तो हमारे पसीना आ जाएगा। तो अब इतने यथार्थ आदर्शवादी श्रवण बनने की जरूरत नहीं, आप क्या हो जाए? यथार्थवादी हो जाए। अपने माँ बाप को कार में बिठाएं और समस्त तीर्थों की सैर कराएं, काउड में बिठाने की जरूरत है नहीं है अब, है ना। तो मैं ये कह रहा था कि आप क्या हो जाए? यथार्थ। जो नैतिकताएं होती है ना, वो ज्यादा आदर्शवादी टाइप होती है, और जो राजनीतिक अवधारणाएं होती है वो क्या होती है? यथार्थ है। तो इसमें नैतिकता की बजाय काय पे बल दिया गया है? राजनीतिक अवधारणाओं के ऊपर। और ये कोशिश ये की गई है कि ये जो उदारवादी व्यवस्थाएं, विशेष करके कौन सा देश, इसमें इसको लागू कैसे किया जाए। तो क्वेश्चन क्या क्या बने कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म ज्यादा यथार्थवादी है या आइडिया ऑफ जस्टिस ये ज्यादा यथार्थवादी है?
ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये बना कि पॉलिटिकल लिबरलिज्म ये लिखी क्यों गई थी। इसको न्याय के ऐसे सिद्धांत बनाने थे जो उदारवादी व्यवस्थाओं में लागू किए जा सके। इसके लिए राजनीतिक अवधारणाओं का निर्माण करना और कौन सा इसके लिए किस समाज में इसको लागू करना था, अमेरिका का, ये और याद रखना। ये ऐसे नियम बनाए गए हैं जो अमेरिकन समाज में लागू हो सकते हो, ये डिसाइड किया गया। तो पॉलिटिकल लिबरलिज्म के केंद्र में कौन सा देश है, यूएसए। कौन सी व्यवस्था है, उदारवादी व्यवस्था है। ये ज्यादा पॉलिटिकल, ज्यादा यथार्थवादी है, ज्यादा प्रैक्टिकल है। ये राजनीतिक अवधारणाओं का प्रयोग किया गया है। इसकी जो विशिष्ट है, इसमें जो टर्म्स आई है वो आई है एक वेल ऑर्डर सोसाइटी। हम पहले तो ये देखेंगे वेल ऑर्डर सोसाइटी होती क्या है। तो वेल ऑर्डर सोसाइटी है ना, एक थ्योरी ऑफ जस्टिस में है, जिसमें मूल अवस्था है, जिसमें अज्ञान का पर्दा है, एक वो है। एक वेल ऑर्डर सोसाइटी कहाँ है, पॉलिटिकल। इसमें ये ज्यादा फेमस टर्म है वेल ऑर्डर सोसाइटी। वेल ऑर्डर सोसाइटी वो होती है जिसमें न्याय के जो नियम बताए जाते हैं उसका सभी लोग पालन करते हैं, कोई भी उसकी अवहेलना नहीं करता। अपन आप देखते हैं, एक शब्द सुना होगा लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर में क्या होता है बताओ। अपन कहते हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर नहीं है किसी भी राज्य में, और एक राज्य में लॉ एंड ऑर्डर है। इन दोनों में क्या फर्क होता है। मैं कहूं अफगानिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, जबकि भारत में लॉ एंड ऑर्डर है। इसका मतलब कि नियमों के अनुसार भारत में लोग चलते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में नियमों के अनुसार नहीं चलते। तो वेल ऑर्डर सोसाइटी वो होती है जो न्याय के जो नियम निर्धारित किए गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति इनका क्या करता है, पालन करता है। क्योंकि ये न्याय के नियम है, ये सभी के कल्याण और शुभ के लिए बनाए गए, किसी एक व्यक्ति या बहुसंख्यक व्यक्तियों के कल्याण के लिए नहीं बनाए गए, सभी व्यक्तियों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। इस तर्क के कारण सभी लोग न्याय के निर्धारित नियमों का पालन करते हैं। तो ऐसी सोसाइटी को कौन सी सोसाइटी कहा जाता है, वेल ऑर्डर सोसाइटी कहा जाता है। अब इस वेल ऑर्डर सोसाइटी की विशेषता क्या है, हम ये देखते हैं। इसमें पॉलिटिकल लिबरलिज्म में ये वेल ऑर्डर सोसाइटी शब्दावली आ जाती है कई बार। इसकी एक विशेषता तो ये है कि इसमें तार्किक बहुलवाद पाया जाता है। ये बहुत ही मजेदार टर्म है, एक रैशनल प्लूरलिज्म। देखिए जहां उदारवाद होगा ना, वहां क्या पाया जाएगा, बहुलवाद पाया जाएगा। उदारवाद और बहुलवाद पर्याय शब्द है। इसका तात्पर्य है कि जिन देशों में उदारवाद होता है वहां बहुत सारे विचारों को पनपने की छूट होती है, वहां बहुत सारी राजनीतिक संस्थाएं बनाने की छूट होती है, वहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता अनुसार कार्य करने की पूरी छूट होती है। तो आगे बढ़ने के हजारों मौके मिलते हैं, आपको विचार अभिव्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता होती है, आपको राजनीतिक दल और दबाव समूह बनाने की पूरी छूट होती है। तो हर चीज किस मात्रा में पाई जाती है, बहुल मात्रा में पाई जाती है। इसमें किसी भी चीज पे प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। तो उदारवाद किसका पर्याय है, बहुलवाद का पर्याय है। अब आ गया उदारवादियों से पूछे कि दरअसल ये राजनीति वगैरह क्या है। कि देखिए होता क्या है, समाज में बहुत सारी विचारधाराएं होती है, समाज में बहुत सारी भावनाएं होती है, समाज में बहुत सारे हित होते हैं, इंटरेस्ट होते हैं सभी लोगों के। किसानों के इंटरेस्ट होते हैं, किसानों में भी बड़े किसानों और छोटे किसानों के हित होते हैं, पूंजीपतियों के हित होते हैं, व्यापारियों के हित होते हैं, मजदूरों के हित होते हैं। मजदूरों में भी अलग अलग व्हाइट कॉलर और जो खाकी कॉलर वाले, इनके हित अलग अलग होते हैं। तो औरतों के हित अलग होते हैं, आदिवासियों के हित अलग होते हैं, दलितों के हित अलग होते हैं, धार्मिक हित अलग होते हैं। ऐसे एक देश समाज के अंदर हित क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं, विचार बहुत सारे होते हैं, रुचियां बहुत सारी होती है। जब एक समाज में बहुत सारे हित होते हैं तो हित आपस में क्या करते हैं, टकराते हैं। हित तो टकराएंगे, पूंजीपति का मजदूर का हित टकराएगा, सामंत का और किसान का हित टकराएगा, व्यापारी का और उपभोक्ता का हित टकराएगा, पुरुष और औरत के हित टकराएंगे, रूढ़िवादी और उदारवादी के हित टकराएंगे, धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष के हित टकराएंगे। तो अब क्या होता है, राजनीति क्या करती है, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करके और उनके मध्य झापड़ तापड़ रखती है। इसका मतलब शांति बनाए रखती है।
और इन हितों में सामंजस्य बिठाने की कोशिश करती है कि विरोधी हितों के मध्य क्या बिठाया जा सके, सामंजस्य। तो बहुलवादी राजनीति ये कहती है कि हित बहुल होंगे लेकिन इनके मध्य समन्वय बिठाया जा सकता है। बस सरकार यही करती है उदारवाद देशों में, और कुछ नहीं करती। तार्किक बहुलवाद ये कहता है कि देखिए हित अलग होते हैं, विचार अलग होते हैं, इनमें सामंजस्य बिठाने की जरूरत नहीं होती, ये सतत रूप से जिंदा रहने चाहिए। बस ये कौन कहता है? तार्किक बहुलवाद, कि इनको दबाने की, समन्वय बिठाने की, इनको समाप्त करने की जरूरत नहीं है, बल्कि जो बहुल हित है, ये लगातार विवाद है, ये लगातार बने रहने चाहिए। आप इनको समाप्त नहीं कर सकते, ये तो बने ही रहने चाहिए। इसको हम कौन सा बोलते हैं? अब बहुलवाद में या साधारण बहुलवाद और तार्किक बहुलवाद में क्या होता है? साधारण बहुलवाद समन्वय करता है विभिन्न विरोधी हितों में, और ये समन्वय पे जोर नहीं देता। ये चलते रहने चाहिए, कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो होते रहने चाहिए। एक और बड़ी मजेदार चीज लेके आते हैं, वो है सार्वजनिक विवेक। पब्लिक रीजन क्या होता है? सार्वजनिक विवेक। देखिए आज तक हमने ये सुना आता है कि विवेक होता है ना, वो व्यक्तिगत होता है। विवेक होता है रीजन या सोचने समझने की क्षमता। और जो व्यक्ति सोचता और समझता है वो किसके हित में निर्णय लेता है? सब हित में निर्णय लेता है। तो आज तक ये कहा गया है कि जो विवेक होता है वो व्यक्तिगत विवेक होता है, जिसमें व्यक्ति अच्छा और बुरा किसके बारे में सोचता है? खुद के बारे में। देखिए उदारवादियों का पहला वाक्य ये होता है कि व्यक्ति क्या होता है? विवेकशील होता है। वो खुद जानता है कि उसकी बुराई किस में है और भलाई किस में है। क्योंकि वो खुद निर्णय कर सकता है, इसलिए क्या छोड़ दो उसको? खुला छोड़ दो, स्वतंत्र छोड़ दो। इसलिए उदारवादियों का पूरा जोर विवेकशीलता और स्वतंत्रता के ऊपर है। वो डिसाइड करेगा कि धर्म को माने या नहीं माने, तो राज्य धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। वो डिसाइड करेगा कि उसका शासन तंत्र किस प्रकार चले, तो वहां राजतंत्र नहीं होना चाहिए बल्कि वहां लोकतंत्र होना चाहिए। वो चाहेगा कि उसकी आर्थिक हित किस में, इसलिए बाजार को क्या छोड़ दो? खुला छोड़ दो। ठीक है, ये होता है व्यक्तिगत विवेक। अब व्यक्तिगत विवेक सार्वजनिक विवेक का रूप कैसे धारण करता है? तो क्या करते हैं ये? जॉन रोल्स कहता है कि एक अच्छा समाज होता है, इसमें सभी लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, वो विचार प्रकटीकरण करते हैं, एक दूसरे को बोलने की, विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। लेकिन जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो ये भी जानता है कि मेरा हित अकेले का हित नहीं है, इस समाज में और भी लोग रह रहे हैं, उनके हित भी क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। तो एक पुरुष है, वो इस मामले में कट्टर नहीं होगा कि मैं तो हर हालात में स्त्रियों को दबाऊंगा, मैं तो इनका शोषण करूंगा। वो ये सोचता है कि मैं भी मानव हूं और स्त्रियां भी मानव है, तो ये जो बात कह रही है वो भी बात सत्य है, तो मुझे इनकी कुछ बातें मान लेनी चाहिए। स्त्रियों को भी अड़ना नहीं चाहिए, उनको भी किसकी बातें मान लेनी चाहिए? पुरुषों की। तो जब सारे व्यक्तिगत विवेक हैं, ये अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, तो लोग क्या होते हैं? लिबरल हो जाते हैं। और लिबरल होके और एक सार्वजनिक विवेक का, उस विवेक में सबका हित होता है। यानी सार्वजनिक विवेक का तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत शुभ को लेके, अपने कल्याण को लेके इतना ज्यादा कट्टर नहीं होता कि दूसरे की बातें सुने ही नहीं, बल्कि वो विचार अभिव्यक्ति और विचार विमर्श के द्वारा एक किसकी खोज कर लेते हैं? सार्वजनिक विवेक। एक ऐसा विवेक जिसमें सबका ही भला होता हो। यानी प्रत्येक व्यक्ति जहां व्यक्तिगत शुभ जानता है, वहां दूसरों के शुभों के बारे में भी वो जानता है। इसलिए वो सिर्फ अपने ही शुभों पे जोर नहीं देता, बल्कि दूसरों की बातें सुन के भी वो समझौतावादी हो जाता है। तो इसको कौन सा विवेक बोलते हैं? सार्वजनिक विवेक। और इसी सार्वजनिक विवेक से एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा पैदा हुआ, वो है कौन सा? लोकतंत्र, विमर्शी लोकतंत्र। इस पॉलिटिकल लिबरलिज्म में डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी की चर्चा है। अब मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा कि डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी क्या है। आप ये बताओ कि मैंने आपको इसके बारे में कब बताया था? बताया कब था? जब मैं आपको हेब्रमास करवा रहा था, बिटवीन फैक्ट्स एंड नॉर्म्स करवा रहा था। ठीक है, तो जॉन ड्राइजेक और इन सबको जब मैं करवा रहा था, मेरियम यंग को, तब मैंने आपको विमर्शी लोकतंत्र करवाया था। विमर्शी लोकतंत्र वो होता है जो वोट सेंट्रिक की बजाय टॉक सेंट्रिक होता है, जिसमें बातें की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है। ये वो होता है जिसमें गणना महत्वपूर्ण नहीं होती, संख्या नहीं देखी जाती कि ज्यादा लोगों का झुकाव किस साइड है, बल्कि गणना की बजाय विचार देखे जाते हैं कि कौन से विचार सबके लिए लाभदायी है। तो इसमें बोलने की पूरी छूट होती है। तो विमर्शी लोकतंत्र में क्या किया जाता है?
विचार विमर्श किया जाता है खुले मन से। प्रत्येक व्यक्ति सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेता है, प्रत्येक व्यक्ति विचार विमर्श करता है, दूसरे व्यक्ति उसकी बातों को सुनते हैं, वो भी बोलते हैं। फिर तो आप क्या करते हैं, सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेते हुए प्रत्येक मुद्दे पे जो समाज के लिए जरूरी है उस पे आप भागीदारी करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करेंगे तो आप कौन से विवेक पे पहुंच जाएंगे, सार्वजनिक विवेक के ऊपर। तो सार्वजनिक विवेक के ऊपर पहुंचने के लिए कौन सा लोकतंत्र जरूरी होता है, विमर्शी लोकतंत्र। अब छोटी सी चर्चा करते हैं, गड़बड़ कहां से होती है। गड़बड़ होती है जब कौन से लोकतंत्र को समाप्त कर दिया जाता है, विमर्शी लोकतंत्र को। एक छोटा सा उदाहरण देखें कि अडानी के द्वारा एनडीटीवी को खरीदना क्या है, विमर्शी लोकतंत्र को बढ़ावा है, विमर्शी लोकतंत्र की हत्या है। विमर्शी लोकतंत्र वो लोकतंत्र होता है जहां विरोधी आवाजों को भी महत्व दिया जाता है, अल्पसंख्यक आवाजों को भी महत्व दिया जाता है, धर्मनिरपेक्ष आवाजों को भी महत्व दिया जाता है। ऐसे समाज रूढ़िवादी और कट्टर समाज नहीं होते, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक हित को, प्रत्येक मत को, प्रत्येक विचार को, प्रत्येक अभिव्यक्ति को उभरने का क्या दिया जाता है, मौका दिया जाता है। ऐसे समाज को, ऐसी व्यवस्था को, ऐसे लोकतंत्र को हम कौन सा बोलते हैं, विमर्शी लोकतंत्र। क्योंकि विमर्शी लोकतंत्र में समस्त व्यक्ति सक्रिय भागीदारी करेंगे सार्वजनिक मुद्दों के ऊपर, तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे की बातें सुनेंगे और एक दूसरे के प्रति क्या होंगे, वो सहिष्णु हो जाएंगे। सहिष्णु क्या होते हैं, जो खुद की बात भी रखता है और दूसरों की बातों के प्रति क्या होता है, सहिष्णु होता है। तो एक मुद्दे पे एक मत हो जाते हैं वो। तो किसका निर्माण होता है, सार्वजनिक विवेक का निर्माण होता है। तो विमर्शी लोकतंत्र के लिए क्या होता है जरूरी, सार्वजनिक विवेक। सार्वजनिक विवेक के लिए जरूरी होता है कि आप हर काम में बढ़ चढ़कर क्या लो, भाग लो। अगर आपने बढ़ चढ़कर भाग नहीं लिया, जैसे अपन दो मुद्दों के ऊपर चर्चा करते हैं कि किसानों के खिलाफ वो आया, पूरा ये कृषि कानून आए, तो किसानों ने कौन से लोकतंत्र का सहारा लिया, विमर्शी लोकतंत्र का सहारा लिया। विमर्शी लोकतंत्र में आपको बोलना होता है और आपको सक्रियतापूर्वक बोलना होता है आपको। तो ये ना आए और आके अपनी बातें रखी। इसके अलावा जैसे बैंकिंग में सेक्टर में ऐसा किया गया कि बहुत सारे लोगों की छुट्टी कर दी गई, रेलवे का निजीकरण कर दिया गया, सार्वजनिक क्षेत्र को बिल्कुल कटौती कर दी गई। ये हमारे जो एयरपोर्ट्स थे और जो हमारे ये थे बंदरगाह थे, ये ठेके पे दे दिए गए। उन मजदूरों का क्या हुआ जो यहाँ काम करते थे, बताओ, वो गायब हो गए। बताओ क्यों, क्योंकि उन्होंने क्या में भाग नहीं लिया, विमर्शी लोकतंत्र में भाग ली नहीं, उन्होंने सक्रिय भूमिका ही नहीं की। वो देखते रहे सरकार क्या कर रही है, उन्होंने पब्लिक सेक्टर में आके विरोध प्रदर्शन नहीं किया, अपनी बातें ही नहीं रखी। बातें नहीं रखी तो उनके तरफ किसी ने ध्यान भी नहीं दिया, उनका एक कल्याण हो गया। तो विमर्शी लोकतंत्र के लिए सार्वजनिक विवेक निर्मित तभी तो होगा जब आप बढ़ चढ़ कर क्या लेंगे, हिस्सेदारी करेंगे। और हिस्सेदारी के लिए कुछ संस्थाएं भी होनी चाहिए, राजनीतिक संस्थाएं जो हिस्सेदारी को बढ़ावा देती है। तो हमने देखा कि जॉन रोल्स भी कौन से लोकतंत्र का समर्थक है, विमर्शी लोकतंत्र का है। कौन सा, हाँ सार्वजनिक कॉमन गुड ही तो हो गया। सार्वजनिक विवेक अल्टीमेटली है क्या, ये कॉमन गुड है। अब बताओ कि जब मैं ये कह रहा हूं कि ये दरअसल इन दोनों को अपन मिला दें थोड़ा थोड़ा, तो आपको क्या नजर आता है। तो निस्बेट कहता है कि मुझे इसमें रूसो की आत्मा नजर आ रही है। जो जॉन रोल्स में रूसो की आत्मा नजर आ रही था। रूसो की सामान्य इच्छा क्या है, उसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है और भाग लेके और काय का निर्माण करता है, सबके हित का निर्माण करता है। तो ये सार्वजनिक विवेक क्या है, जो सबका हित सोचता है वही विवेक कौन सा है। तो ये रूसो की सामान्य इच्छा से मिलती जुलती बात है। तभी तो ये कहता है कि मेरे ऊपर कांट का प्रभाव है, जॉन लोक का प्रभाव है और रूसो का प्रभाव है। तो ये रूसो की प्रभाव ये तो नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये कौन सी पुस्तक की, पॉलिटिकल लिबरलिज्म, जो थ्योरी ऑफ जस्टिस की आलोचनाओं के जवाब में लिखी गई थी। तो हमने तीन शब्दावली देखी, वेल ऑर्डर सोसाइटी, तार्किक बहुलवाद जिसमें विवाद निरंतर और सतत बने रहते हैं, सार्वजनिक विवेक और विमर्शी लोकतंत्र। तो जॉन रोल्स भी विमर्शी लोकतंत्र का समर्थक है। अब फिर जॉन रोल्स ने एक पुस्तक और लिखी। अभी तक हम न्याय की स्थापना कर रहे हैं व्यक्ति के लिए, अब हम न्याय की स्थापना करेंगे राष्ट्र के लिए। तब एक 1999 में एक पुस्तक आई, ये तो 93 में आई थी, 99 में पुस्तक आई, द लॉ ऑफ पीपल। इसकी हिंदी है राष्ट्र जन विधि।
राष्ट्रों के लिए विधि मान लो, जिसका नाम है इसका द लॉ ऑफ पीपल, द थ्योरी ऑफ जस्टिस और पॉलिटिकल लिबरलिज्म। अब कई बार सीधा ही आ जाए कि राजनीतिक उदारवाद से संबंधित कौन है, सीधा ही शब्द आ गया राजनीतिक उदारवाद, और आपको मिलान करना है। कई बार क्या किताब नहीं पूछेंगे पॉलिटिकल लिबरलिज्म किसकी है, वो शब्द पूछेंगे कि राजनीतिक उदारवाद से संबंधित कौन है, तो पुस्तक है इसकी पॉलिटिकल लिबरलिज्म। तो कई बार पुस्तक को ही क्या कर देते हैं, ये टर्म बना देते हैं। जैसे अपन जब पॉलिटिकल थ्योरी करेंगे तो हम उसमें उसकी चर्चा करेंगे इसकी जुवेनल की प्योर थ्योरी की, तो इसकी पुस्तक है प्योर थ्योरी ऑफ वो पॉलिटिक्स। तो उसकी प्योर थ्योरी ऑफ पॉलिटिक्स को लिख दिया शुद्ध सिद्धांत किसका, राजनीति का शुद्ध सिद्धांत। तो उसकी पुस्तक के कई बार क्या टर्म बना देते हैं, हम सोचते हैं ये टर्म किसकी है, जबकि पुस्तक का नाम होता है। तो राजनीतिक उदारवाद शब्दावली किसकी है, जॉन रॉल्स, किसी पुस्तक का नाम है वो। अब हम कर रहे हैं द लॉ ऑफ पीपल। अब मैं कह रहा था थ्योरी ऑफ जस्टिस और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, ये दोनों पुस्तकें एक देश के अंदर न्याय की स्थापना कैसे की जाए, विभिन्न व्यक्तियों के मध्य न्याय की स्थापना कैसे हो, इस पे बल देती है। जबकि द लॉ ऑफ पीपल है, इसमें काय पे बल दिया है, राष्ट्रों के मध्य न्याय की स्थापना कैसे हो, अंतरराष्ट्रीय न्याय की स्थापना कैसे हो, अंतरराष्ट्रीय कानून है उनको न्यायपूर्ण कैसे बनाया जाए, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं उनको न्यायपूर्ण कैसे बनाया जाए, इसके ऊपर बल देती है कौन सी, द लॉ ऑफ पीपल। यूएनओ को कैसे न्यायपूर्ण बनाया जाए, और डब्ल्यूटीओ को कैसे बनाया जाए, आईएमएफ को कैसे बनाया जाए, वर्ल्ड बैंक को कैसे बनाया जाए। दूसरे जो जितने भी अंतरराष्ट्रीय कानून बने हुए हैं, चाहे वो एलपीजी को लेके बने हो, चाहे डब्ल्यूटीओ ने बनाए हो, चाहे वो शांति को लेके हो, परमाणु बमों को लेके हो, परमाणु संधियां हो, चाहे वो सीटीबीटी हो, एनपीटी हो, इन सब को न्यायपूर्ण कैसे बनाया जाए, क्योंकि इनका संबंध, सबका संबंध किससे है, व्यक्ति से नहीं है बल्कि किससे है, राष्ट्रों से। तो राष्ट्रों के मध्य न्याय कैसे हो, इसकी चर्चा की गई है। तो जॉन रॉल्स बड़ी जोरदार बात बोलता है, वो बोलता है फुकुयामा ने गड़बड़ कर दी, एक फुकुयामा ने गड़बड़ कर दी कि एंड ऑफ हिस्ट्री हो गई है, और कौन सी व्यवस्था है उसने निर्विवाद रूप से अपनी जीत साबित कर दी है, जो कहते मैं तो जीत गई अब तो मेरी चलेगी, वो कौन सी व्यवस्था है, उदारवादी व्यवस्था है। फ्रांसीसी फुकुयामा ने उदारवादी व्यवस्था की जीत की घोषणा कर दी, उसने उदार पूंजीवादी व्यवस्थाओं की श्रेष्ठता की घोषणा कर दी कि बाकी सब व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो तानाशाही है, चाहे वो थियोक्रेसी धार्मिक है जैसे अरब देशों में चलती है, या वो कहीं सैन्य तानाशाही चलती है पाकिस्तान और बर्मा जैसे देशों में, ये चलने वाली नहीं है। साम्यवाद भी नहीं चलेगा चीन के अंदर। कौन सी व्यवस्था धीरे धीरे छा जाएगी, उदारवादी व्यवस्था, क्योंकि इसका कोई ऑप्शन है नहीं है, क्योंकि इसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर दी है, सारे विवाद खत्म हो गए हैं, अब एक ही झंडी खड़ी है किसकी, उदारवादी पूंजीवाद की। तो जॉन रॉल्स कहता है कि ऐसी बात नहीं है, सभी देशों को सभी व्यवस्थाओं को जीने का हक है। तो उदारवाद अकेले को श्रेष्ठ कैसे कह सकता है, हर एक देश भी अपने आप में क्या है, साध्य है। जब व्यक्ति साध्य हो सकता है तो देश भी अपने आप में, तो वो डिसाइड करेगा कि उसको कौन सी व्यवस्था पसंद है और कौन सी व्यवस्था पसंद है नहीं है। हो सकता है कि सऊदी अरब को उदारवाद चाहिए नहीं, तो उसकी जो थियोक्रेसी है, धर्मतंत्र है, वो उसको पसंद है तो वो चलने दो। पाकिस्तान को सैन्य तानाशाही पसंद है तो वो चलने दो। आप किसी के ऊपर नियम थोपेंगे नहीं। तो ये राष्ट्रों के मध्य काय को वरीयता देता है, समानता को। चाहे राष्ट्र उदारवादी हो, चाहे तानाशाही वाले हो, चाहे धार्मिक तंत्र वाले हो, चाहे सैन्य तानाशाही वाले हो, चाहे समाजवादी हो, चाहे वो साम्यवादी हो, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर सभी राष्ट्रों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, समानता का। न्याय के जब नियम बनते हैं एक देश में थ्योरी ऑफ जस्टिस के द्वारा, तो सभी लोगों के लिए नियम समान होते हैं, अलग अलग होते हैं, समान होते हैं। वैसे ही सभी राष्ट्रों के लिए नियम भी क्या होने चाहिए, कोई भी राष्ट्र ये कह के बड़ा नहीं हो सकता दूसरों से कि मैं तो उदारवादी हूं, इसलिए मेरा हक औरों से क्या है, ज्यादा, इसलिए संसार में मेरी चलनी चाहिए, जैसे कि अमेरिका कह रहा है। क्यों चले उसकी, बाकी देश भी तो है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, उनको भी समानता का दर्जा होना चाहिए। तो कुल मिला के लॉ ऑफ पीपल में राष्ट्रों के मध्य काय पे बल दिया गया है, समानता का। और फ्रांसीसी फुकुयामा जैसे लोगों की आलोचना की गई है कि इन्होंने उदारवादी व्यवस्थाओं की जो श्रेष्ठता साबित की है, वो अकेली उदारवादी और भी देशों का
अस्तित्व है इस संसार के अंदर। इस पुस्तक में 5 प्रकार के राष्ट्र बताए गए और ये सभी राष्ट्र क्या होते हैं? समान होते हैं। पहले है लिबरल कंट्रीज। लिबरल कंट्रीज कौन से हैं? ये वो कंट्रीज हैं जहां उदारवादी, लोकतांत्रिक, पूंजीवाद पाया जाता है। देखिए ये शब्दावली एक साथ आती है। कई बार हम इन देशों को सीधा ही कौन से बोल देते हैं? उदारवादी। कई बार इनको हम बोल देते हैं उदारवादी, पूंजीवादी, और कई बार हम बोल देते हैं उदारवादी, पूंजीवादी, लोग। पूरी शब्दावली ये है। अब ये बताओ ये देश कौन से हैं? यूएसए है, यूरोपियन देश हैं, जापान है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये वाले देश हैं। कि इसमें ना मानवाधिकार बड़े सशक्त होते हैं, लोगों को बहुत स्वतंत्रता और अधिकार मिले होते हैं, हर एक व्यक्ति की आवश्यकताओं की लगभग इसमें पूर्ति हो जाती है और सुखी से समाज होते हैं। ऐसे समाज कौन से होते हैं? लिबरल सोसाइटी। दूसरे होते हैं सभ्य, डिसेंट, सभ्य श्रेणीबद्ध समाज। ये वेल ऑर्डर से होता है, ये लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही अच्छा होता है। दूसरे होते हैं सभ्य श्रेणीबद्ध, डिसेंट हायरार्किकल सोसाइटीज। यह ना समाज के अंदर हायरार्की पाई जाती है। कुछ लोग यहाँ बड़े होते हैं, कुछ लोग यहाँ छोटे होते हैं, कुछ लोगों की यहाँ इज्जत ज्यादा होती है, कुछ लोगों की इज्जत यहाँ कम होती है। गरिमा के आधार पर यहाँ भेदभाव भी पाया जाता है। ये ना आंतरिक रूप से ज्यादा बुरे नहीं होते, बाह्य रूप से आक्रमणकारी भी नहीं होते। ये अपने देश के तक सीमित रहते हैं। हायरार्की तो होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ना अपने लोगों की कुछ आवश्यकताओं की ये क्या कर देते हैं? पूर्ति कर देते हैं। सभ्य होते हैं, श्रेणीबद्ध तो होते हैं, ऊंच नीच तो होती है, लेकिन फिर भी ये ठीक होते हैं, दूसरे देशों के साथ ज्यादा दिक्कत पैदा नहीं करते। ये कहता है कि इस्लामिक देश है ना, विशेष करके अरब कंट्रीज है जिनके खूब तेल है जिनके पास, वो ऐसे देश है इस्लामी देश जिनके पास तेल है। कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, ये सारे देश सभ्य श्रेणीबद्ध समाज है, जहां ना शासन तंत्र के जो लोग जुड़े हुए हैं वो धर्मतंत्र से भी जुड़े, उनकी बहुत ज्यादा इज्जत है। यहाँ राजा टाइप लोग पाए जाते हैं, यहाँ लोकतंत्र यहाँ नहीं होता, वो सभ्य श्रेणीबद्ध समाज है। तीसरे है विधि विहीन, आउटलो। ये खतरनाक से होते हैं आउटलो, विधि विहीन राज्य। अफगानिस्तान जैसे देश कैसे होते हैं? ये अंदर से भी खतरनाक होते हैं और बाहर किसी के लिए भी खतरा भी पैदा कर सकते हैं। अफगानिस्तान अब क्या कर रहा है? पाकिस्तान के लिए खतरा बना हुआ है और भारत जैसे देशों के लिए भी खतरा, अमेरिका तक लोग इससे डरते हैं। तो ऐसे राज्यों को वो क्या बोलता है? विधि विहीन राज्य। चौथे जो राज्य होते हैं वो होते हैं, चलो बर्डन कर लो पहले, परोपकारी की बजाय। बर्डन होते हैं जो बोझिल राज्य, बर्डन राज्य। ये उरुंडी, बुरुंडी, युगांडा वगैरह कैसे होते हैं? बोझिल राज्य। इनके पास सभ्य और लिबरल होने के लिए संसाधन ही नहीं होते, न तो ये पढ़े लिखे होते हैं, न ये आर्थिक रूप से अमीर होते हैं, ये कुछ नहीं होते, ये बहुत ही अनपढ़ से राज्य होते हैं। इनको कौन से राज्य बोलता है? वो बोझिल राज्य होते हैं। पांचवें राज्य होते हैं परोपकारी सर्वाधिकारवादी। परोपकारी सर्वाधिकारवादी, ये परोपकारी सर्वाधिकारवादी है जो ये साम्यवादी टाइप देश होते हैं। जैसे चीन है, ये कौन है? परोपकारी सर्वाधिकारवादी है। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था है तुम्हें तो सर्वाधिकार पाया जाता है, लेकिन लोगों के कल्याण की पूरी व्यवस्थाएं करते हैं, उनका पेट भर देते हैं, किसी को भूखा नहीं रहने देते, सबका इलाज कर देते हैं, सबको शिक्षा दे देते हैं, लेकिन लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं करने देते। शी जिनपिंग जैसे लोग हर बार यहाँ आते रहते हैं, एक ही पार्टी जीतती रहती है, तो ये लोगों का कल्याण तो करते हैं लेकिन लोगों को राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी नहीं करने देते। सबसे ज्यादा भागीदारी कौन से देश में होती है? लिबरल के अंदर होती है। ये थियोक्रेसी होती है,
ये फेल राज्य होते हैं, फेल स्टेट, ये बोझिल होते हैं, ये तो कहीं के नहीं होते, सबसे खतरनाक ये होते हैं। और ये होते हैं साम्यवादी टाइप, ये है। तो ऐसे करके वो कहता है ये इतने प्रकार के राज्य होते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि ये बेकार है, ये बेकार है। सभी राज्यों के साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए? समानता का। तो ये कौन सी पुस्तक थी? द लॉ ऑफ पीपल। कुल मिला के ये काय के बारे में है? अंतरराष्ट्रीय न्याय। सीधा सा क्वेश्चन आता है। एक शब्दावली आती है इंटरनेशनल जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्याय। तो हम दो व्यक्तियों को या तीन को पढ़ते हैं। एक तो हमें अभी अभी पढ़ लिया है, किसको? जॉन रॉल्स को। एक पढ़ते हैं थॉमस पोगे को, थॉमस पोगे। और एक पढ़ते हैं मार्था नुसबॉम को। तो एक देश के अंदर न्याय और विभिन्न देशों के मध्य न्याय, ये भी तो हो सकता है। देशों के मध्य भी न्याय होना चाहिए, उनके मध्य भी समानता स्वतंत्रता होनी चाहिए। एक देश दूसरे देश को दबा नहीं सकता। तो ये अंतरराष्ट्रीय न्याय से संबंधित है। कौन सी पुस्तक? द लॉ ऑफ पीपल। आप एक नाम याद और रख लो, थॉमस पोगे। ये भी काय से संबंधित है? अंतरराष्ट्रीय न्याय से संबंधित है। तो हमने कितनी पुस्तकें की? 3 पुस्तकें की। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, लॉ ऑफ पीपल और पॉलिटिकल लिबरलिज्म, राजनीतिक उदारवाद। हम सारी शब्दावलियों को समेट लेते हैं जो अब तक हमने की है, और उसके साथ साथ एक नई शब्दावलियां कर लेते हैं। 2 शब्दावलियां पहले करते हैं। एक है कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद और दूसरा है मालिकाना आधारित लोकतंत्र। ये शब्दावलियों का ध्यान रखना इसका। मालिकाना आधारित लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद। कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद, देखिए इसे पूंजीवाद पाया जाता है। पूंजीवाद पाया जाता है तो इसमें पूंजी की क्या पाई जाती है? असमानता पाई जाती है। इसमें निजी पूंजी पाई जाती है। पूंजीवाद से ये होता है। पूंजीवाद में जो लोग ज्यादा योग्य होते हैं उनके पास पूंजी ज्यादा होती है, कम योग्य होते हैं उनके पास पूंजी कम होती है। जो ज्यादा परिश्रमी होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं और कामचोर होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो ये इसमें पूंजी की असमानता पाई जाती है। निजी पूंजी की वजह से पूंजी की असमानता पाई जाएगी। अब असमानता को दूर करने के लिए राज्य क्या करता है? अमीरों पे टैक्स। क्योंकि इसके साथ साथ हमने कौन सा शब्द देख लिया? ये अमीरों पे टैक्स लगाता है। और वो टैक्स लगा कर किसको दे देता है? गरीबों को वितरित कर देता है। तो ये दरअसल क्या करता है? पुनर्वितरण करता है। इसकी आलोचना करता है जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स कहता है कि इसकी बजाय क्या ज्यादा महत्वपूर्ण है? मालिकाना आधारित लोकतंत्र है। कि मालिकाना आधारित लोकतंत्र में क्या करते हैं? हम अन्याय और गरीबी, इसके मूल जड़ पे प्रहार करते हैं। मूल जड़ है उसके ऊपर प्रहार करेंगे कि अन्याय और गरीबी पैदा क्यों हुई है। कि अन्याय और गरीबी पैदा इसलिए हुई है कि सभी लोगों को अवसर की क्या नहीं मिली? समानता नहीं मिली। इसलिए हम सभी लोगों को क्या दें? अवसर की निष्पक्ष समानता दें। सभी लोगों के लिए अवसर निर्मित कर दें। सभी लोगों को आगे बढ़ने के अवसर पर्याप्त मात्रा में दे दें। तो फिर आपको पुनर्वितरण की जरूरत ही नहीं रहेगी। हर एक व्यक्ति स्वयं अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाएगा। 2 तरीके हैं। अभी फिर आलोचना करेंगे। ये ना कंट्रोवर्शियल बातें कहता है बीच बीच में ये, कि मुझे ना ये वाला लोकतंत्र ज्यादा पसंद है। कौन सा? मालिकाना आधारित। मुझे ये वाला कल्याणकारी राज्य वाला तरीका पसंद है नहीं है। एक है कि एक गरीब है, एक अमीर से लो और गरीब को दे दो। दूसरा आप क्या करो कि जो गरीब है उसको अवसर दो आगे बढ़ने के। तो जैसे अवसर मिलेंगे तो उसको देने की जरूरत नहीं होगी, वो अपनी गरीबी क्या कर लेगा? खुद ही दूर कर लेगा। तो उसको क्या दो? आप अवसर दो। ये है अवसर की समानता।
तो इसको वो कौन सा लोकतंत्र बोलता है? मालिकाना आधारित लोकतंत्र बोलता है। ठीक है, अब हम ये शब्दावली तो कर चुके हैं। कौन सा विचारक ये कहता है कि मेरा जो उदारवाद है वो राजनीतिक उदारवाद है? क्यों? क्योंकि इस पुस्तक का नाम है कौन सा? पॉलिटिकल लिबरलिज्म। ठीक है, दूसरा इसकी एक शब्दावली और याद रह जाए तो ये याद रख लेना, संवैधानिक लोकतंत्र। संवैधानिक लोकतंत्र, देखिए संवैधानिक लोकतंत्र यहां है वेल ऑर्डर सोसाइटी। न्याय की स्थापना से आइडियल समाज बनता है। सबसे पहले आइडियल सोसाइटी की चर्चा, अच्छा समाज क्या होता है, उसकी स्थापना कैसे होगी, हमने प्लेटो की चर्चा की थी। इसके लिए कहा प्लेटो ने कि सब लोग पढ़ेंगे, संपत्ति का साम्यवाद होगा, दार्शनिक राजा राज करेगा। ऐसे समाज में वर्ग कितने होंगे? 3 होंगे। सारे वर्ग अपना अपना काम करेंगे, दूसरे कामों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो आइडियल सोसाइटी थी। ऐसी ही आइडियल सोसाइटी जो प्लेटो की है वो दार्शनिक राजा के राज द्वारा बनती है। और ऐसी आइडियल, एक न्यायपूर्ण आइडियल सोसाइटी की स्थापना कौन करना चाहता है? जिसमें न्याय हो, जॉन रोल्स करना चाहता है। इसके लिए वो काय को जरूरी मानता है? संवैधानिक लोकतंत्र को। संवैधानिक लोकतंत्र वो होता है जहां लोग बनी हुई विधियों का पालन करते हैं, यहाँ विधि का शासन होता है। ये वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी होती है, सब लोग यहाँ बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं, न्याय के नियम बनाते हैं और सब लोग नियमों का पालन करते हैं। वो संवैधानिक लोकतंत्र होता है। अब हम एक एक करके शब्दावली पे आ जाते हैं, जैसे जैसे याद आती जाएगी। अब आप देखो, बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी संरचना क्या होती है, याद करने की कोशिश करो। हाँ, वो संरचनाएं, वो स्ट्रक्चर्स, वो संस्थाएं जो प्राथमिक सामाजिक वस्तुओं को बांटती है। ये बताओ, जाति और धर्म है वो बुनियादी संरचनाएं है क्या? है। ये क्या बांटती है? गरिमा बांटती है, बाजार धन बांटता है। ठीक है, संसद अधिकार बांटती है, स्वतंत्रताएं बांटती है। ठीक है, बुनियादी संरचना। बुनियादी संरचना कहते ही आपके याद आ गया सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। याद है क्या कितनी होती है? कई बार ये भी पूछा जा सकता है। हाँ, अधिकार और स्वतंत्रताएं, आय और संपदा, अवसर यानी मौके, अवसर और शक्ति, और गरिमा। गरिमा सबको चाहिए। इसका तो वितरण समान होगा, बाकी कुछ कम ज्यादा हो सकता है किसी मात्रा में। सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं। फिर हम करेंगे मूल स्थिति। ये क्या होती है? ओरिजिनल पोजीशन। हाँ, वही लोक रूसो होब्स वाली कौन सी? प्राकृतिक अवस्था, काल्पनिक अवस्था। ये ज्यादातर लोक से ज्यादा साम्य रखती है ये, और कांट से। मूल स्थिति एक काल्पनिक स्थिति, जब तक न्याय के नियम बने नहीं है, उससे पहले की स्थिति। अज्ञान का, इसमें बहुत ही क्वेश्चन आते हैं। अज्ञान का पर्दा, ये नहीं आता ज्ञान का पर्दा शब्दावली किसकी है तो आपने रट रखी है। गुफा किसकी है, ज्ञान का पर्दा किसका है? ये होता क्या है, इसमें किस किस मुद्दे के ऊपर अज्ञान रहता है? विवेकशील वार्ताकार का वो है, वो सोशल स्टेटस नहीं जानता, अच्छे के बारे में नहीं जानता, उसका विशिष्ट मनोविज्ञान नहीं होता, वो अपने राष्ट्र, जाति, धर्म और लिंग के बारे में नहीं जानता, वो अपनी प्राकृतिक क्षमताओं को नहीं जानता कि मैं पुरुष हूं या महिला हूं, मैं बलशाली हूं या कमजोर हूं, मैं बुद्धिमानी हूं या कम बुद्धिमानी हूं, ये चीजों को नहीं जानता। अगर वही जान गया ना मैं तो बुद्धिमानी हूं, तो कभी भी समझौता नहीं करेगा। अज्ञान का पर्दा। विवेकशील वार्ताकार, ये कौन होते हैं? तो पर्दे के पीछे बैठे हुए जो वार्ताकार सामाजिक समझौता करेंगे वो कौन से होते हैं? विवेकशील वार्ताकार होते हैं। ये विवेकशील वार्ताकार दया भावना से चलते हैं, तर्क से चलते हैं, या अहम से चलते हैं? ये न तो अहम से चलते हैं और न ही दया भावना से, तर्क से चलते हैं, विवेक से चलते हैं। फिर दो शब्दावली हम एक साथ करते हैं, ये इसमें कई बार आपके साथ दिक्कत आती है।
एक है विमर्शी समत्व, या वो डेलिब्रेटिव आपके इक्विलिब्रियम। विमर्शी समत्व क्या होता है? नहीं, विचार विमर्श करके और इनके मध्य क्या लाया जाता है? समन्वय लाया जाता है। जो विरोधी विचार है वो सार्वजनिक विवेक कह लो। जो विरोधी विचार है, विरोधी हित है, आपसी बातों के द्वारा विचार विमर्श करके और उनके मध्य समत्व लाया जाता है। विरोधी नैतिकताएं, विरोधी हित, विरोधी विचार, विरोधी अभिव्यक्तियां, इनके मध्य समत्व या इक्विलिब्रियम लाया जाता है। ये विमर्शी समत्व है। और ये जब एक बार स्थापित हो जाता है ना, तो फिर लंबे समय तक ये चलता रहता है। आगामी पीढ़ियां भी इनको मानती रहती है। तो विरोधी इनके मध्य समत्व या इक्विलिब्रियम लाना। परस्पर व्यापी सहमति, ओवरलैपिंग कंसेंस, ये भी है कि विरोधी विचार है, इनके मध्य क्या स्थापित की जाती है? सहमति। ठीक है, ये सार्वजनिक विवेक से रिलेटेड शब्दावली है ये सारी। और देखें आप, और था न्याय किसके रूप में? निष्पक्षता के रूप में। निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता, उचितता, कुछ भी कह ले, ये कब आएगा? जब अज्ञान का पर्दा होगा। तो न्याय के नियम कैसे बनेंगे? निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ बनेंगे, सबके लिए एक ही अर्थ होगा उनका, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। अब और पूछो आप। लेक्सिकल ऑर्डर, शब्दकोशीय क्रम क्या होता है? न्याय के जो नियम है वो पहले पहला नियम लागू होगा, फिर दूसरा, फिर अगले वाला नियम लागू होगा। जब तक पहला नियम संतुष्ट नहीं हो जाता, आप अगले नियम तक नहीं जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप न्यायी समाज के नियम लागू होते हैं, इसको शब्दकोशीय क्रम बोलते हैं। हाँ, एक हो गया मैक्सिमिनी। मैक्सिमिनी का तात्पर्य है कि जो सबसे हीन है उसको ज्यादा दिया जाए, क्योंकि हम भी किस स्थिति में आ सकते हैं? हीन स्थिति में आ सकते हैं। क्योंकि जो केक बांटने वाला उसको नहीं पता कि मुझे केक का हिस्सा कितना मिलेगा, इसलिए वो सबको कैसी मात्रा में बांटता है? समान मात्रा। और बताओ आप। हाँ, इसका न्याय कैसा है? न तो पूर्ण प्रक्रियात्मक है, पूर्ण प्रक्रियात्मक दोनों पे बल देता है, प्रक्रिया और परिणाम पे। जो अपूर्ण है वो सिर्फ परिणाम पे बल देता है, शुद्ध वाला सिर्फ प्रक्रिया पे ध्यान देता है। ठीक है, तो एक अधिक शब्दावली और रह गई हो तो अब छोड़ दे। अब आ गया कि इसकी आलोचना हुई, एक मालिकाना आधारित लोकतंत्र किया था। ठीक है, एक सविनय अवज्ञा और है। अगर न्याय के नियम गलत बन गए तो क्या होगा? तो उसके विरोध करने के तीन तरीके हैं। न्याय के गलत नियम लागू हो गए या गलत नियम बन गए गलती से, तो उसको विरोध करने के तीन तरीके हैं। तो उग्र तरीका है, हिंसा करो आप। तो जॉन रोल्स कहता है ये सही तरीका नहीं है। दूसरा तरीका है कि आप अंत्य प्रज्ञा से काम करो। अंत्य प्रज्ञा तो हो सकती है कि आप उन नियमों का धार्मिक आधार पे कर रहे हो, आपकी नैतिकताएं अलग है इसलिए आप उनका विरोध कर रहे हो, आपके विचार है वो आर्थिक विचार इसलिए आप अलग कर रहे हो। अंत्य प्रज्ञा का तात्पर्य कि एक तरीका, देखो ये तीन तरीके बताता है कि न्याय के गलत नियमों का विरोध बाई चांस बन गए हैं तो तीन तरीके हैं। एक तरीका तो कौन सा है? उग्र तरीका है। उग्र तरीके में आप हिंसा करते हैं, ये तरीका सही नहीं है। दूसरा तरीका है वो अंतः प्रेरणा कहता है वो। अब इसमें भी संकट आता है। इसमें संकट ये आता है कि कुछ लोग ना वो अलग धर्म के हो सकते हैं, तो न्याय के अच्छे नियम होंगे तो भी उनका किस आधार पे विरोध शुरू कर देंगे? वो धर्म के आधार पे। तो तीसरा तरीका है कौन सी अवज्ञा? सविनय अवज्ञा। आप विनय पूर्वक उनको मारने से मना कर देंगे, उस साहेब अंतःप्रेरणा धर्म और नैतिकताओं से प्रभावित नहीं होंगे, बल्कि सार्वजनिक विवेक का निर्माण करके। और आप कैसी अवज्ञा करेंगे? सार्वजनिक अवज्ञा। ठीक है, तो एक ना नियम बनाया गया कि सभी, ये समाज है ना, ये समाज समान समाज होगा। एक नियम बनाया गया और इस समाज में सभी लोगों की गरिमा क्या होगी? समान होगी।
कई लोगों को ना ये नियम अच्छा नहीं लगा, मान लेते हैं नियम अच्छा नहीं लगा, तो उसका एक तरीका इसका क्या किया जाए, हिंसा की जाए इस नियम के विरोध की, सभी लोगों की गरिमा समान होगी, आप तलवारें उठा लो, है ना, तमच्चे बम उठा लो। दूसरी, आपके अंत प्रेरणा पैदा हुई कि नियम गलत क्यों है। ये नियम आपको इसलिए गलत चला कि आप कट्टर हिंदू हैं, आप कट्टर मुस्लिम है, कट्टर ईसाई हैं, रूढ़िवादी है आप। क्योंकि रूढ़िवादी है इसलिए आप समान समाज स्वीकार नहीं करते, आप तो श्रेणीबद्ध समाज चाहते हैं, उसमें ऊंच नीच होती है। आप सबकी गरिमा को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि आप रूढ़िवादी, इसलिए पितृसत्तात्मक हैं आप में पैट्रियार्की के भाव ज्यादा है। तो ये आप में जो प्रेरणा आई ये किस वजह से आई है, धर्म की वजह से। तो आप गलत हो सकते हैं, बाकी गलत है क्योंकि आप धार्मिक रूप से कट्टर है, तो ये भी सही तरीका नहीं है। तरीका है सार्वजनिक विवेक के द्वारा क्या लाया जाए, सविनय अवज्ञा, जैसे कौन किया करते थे, गांधी जी। सोच समझकर समस्त लोगों को साथ लेके और उनको समझा बुझा के और एक साथ उन नियमों की अवहेलना करना क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा। न तो इसमें हिंसा होती है, न ही कुछ लोगों की गलत भावनाएं होती है, बल्कि सभी लोगों की भावनाएं मिलकर और गलत कानून का विरोध करती है। अब हम इसकी आलोचना करते हैं शब्दावली के बाद। तो जिसको भी मौका मिला ना, वो भी जॉन रूल्स की क्या कर गया, आलोचना कर गया। आप एक मुद्दे को हमेशा ही ध्यान में रखें, अगर आपके आलोचक नहीं है तो आपका वजूद भी नहीं है। आलोचना उसी की होती है जिसका कोई वजूद होता है। तो कभी भी आप अपनी आलोचनाओं से घबराए नहीं, क्योंकि जो कुछ नहीं करता, जो चलता नहीं है, वो गिरता भी। तो आलोचनाएं अत्यंत आवश्यक होती है। तो उसी की आलोचना होगी जो ज्यादा बड़ा होगा। तो इतनी सारी आलोचना इसलिए हुई इसकी क्योंकि ये था इतना बड़ा, इसके विचार इतने महान थे कि सभी लोगों ने फिर क्या की, इसकी आलोचना की। देखते हमारी आलोचना नहीं की किसी ने आज तक। चलिए, इसकी आलोचना अलग अलग आधारों पर करते हैं। देखिए, कुछ बड़ी आलोचनाएं जो करते हैं, उन आलोचनाओं में हम सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाएं हैं वो किसकी है, मैकफर्शन की है। ऐसी आलोचनाओं में महत्वपूर्ण आलोचना अमर्त्य सेन की है। और ऐसी आलोचनाओं में एक जो बड़ी आलोचना है वो है इसकी, आपके रुको वुल्फ की, जिसको छोड़ो, लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल की। पहले ये तीन आलोचनाएं कर लेते हैं। सीबी मैकफर्शन, सीबी मैकफर्शन खुद ही उदार समतावादी टाइप है। देखिए, हम तीन प्रकार की धाराएं करते हैं समकालीन समय में, उदारवाद से मिली जुली है। एक है स्वेच्छातंत्रवाद, नोजी के हेक जैसे लोगों का। दूसरा है उदार समतावाद, जिसमें डोरकिन आ गया, जॉन रोल्स आ गया, अमर्त्य सेन जैसे लोग आ गए, ये एक एरिक रोकोस्की आ गया, ये सारे। और तीसरी है समुदायवादी, जिसमें कौन आ गया, माइकल सैंडल आ गया। सीबी मैकफर्सन कहता है कि जॉन रोल्स का जो न्याय का सिद्धांत है ये कुछ नहीं है, ये संशोधित उदारवाद है। इसमें कुछ भी नया नहीं है। वो इसमें निजी पूंजी भी है, इसमें व्यक्तिगत शुभ भी है, वो सारा कुछ ही है। बस उदारवाद को थोड़ा सा क्या कर दिया गया है, बदलाव करके इसमें क्या घुसा दिया गया है, कल्याणकारी राज्य घुसा दिया गया, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं है। अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन कहता है कि ये संशोधित उपयोगितावाद है और कुछ नहीं है। उपयोगितावाद को ही थोड़ा बहुत क्या कर दिया गया है, बदल दिया गया है। अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख को सभी व्यक्तियों के सुख तक विस्तार कर दिया गया, बाकी और ज्यादा अंतर नहीं है। तो मैकफर्सन इसको संशोधित उदारवाद बोलता है, वही अमर्त्य सेन इसको संशोधित उपयोगितावाद बोलता है। और अमर्त्य सेन ने एक बड़ी जोरदार बात बोलता है कि जॉन रोल्स में सबसे बड़ी कमी क्या है। इसका राज्य है ना, जब आप देखोगे तो विभेद के सिद्धांत के द्वारा पुनर्वितरण करता है। तो ये कहता है जब पुनर्वितरण किया जाता है ना, तो इसका परिणाम क्या निकलता है कि रोल्स बांसुरी तो सबको देता है लेकिन बजाना
किसी को नहीं सिखाता। तो एक होता है बांसुरी देना और एक होता है बांसुरी बजाना सिखाना। आप भूखे हैं, आपको रोटी दे देंगे, लेकिन रोटी कमाई कैसे जाती है सिखाया नहीं जाता। या हम ऐसे समझे कि गरीबी दूर करने के दो तरीके हैं, अन्याय दूर करने के दो तरीके हैं। एक, आप किसी को मछली पकड़ के दो, और एक उसको मछली पकड़ना सिखाओ। तो ज्यादा बेटर तरीका कौन सा है? उसको स्किल्ड कर दो, उसमें सक्षमता पैदा कर दो। तो आगे हम जब कभी अमर्त्य सेन को करेंगे तो हम सक्षमता वाला मुद्दा करेंगे कि उसको दो मत कूद, बल्कि उसको अपने पैरों के ऊपर खड़ा कर दो। ये अमर्त्य सेन है। माइकल सैंडल बोला कि न्याय प्राथमिक मुद्दा नहीं है। चूंकि ये माइकल सैंडल समुदायवादी है, इसलिए काय पे बल देता है कि समाज के लिए न्याय प्राथमिक सद्गुण नहीं है। रोल्स किसको प्रथम सद्गुण मानता है? जबकि 72 तो प्रथम सद्गुण है। कौन बोला? माइकल सैंडल इसको प्राथमिक सद्गुण मानता है। तो ये तो थे इसके मुख्य है। आज हम जब नोजिक को करेंगे तो इसकी सारी आलोचना कर ही लेंगे। फिर कोई इसको कहता है कि जैसे ब्रायन बेरी जैसे लोग कहते हैं कि ये है ना स्पेंसरवाद है या ग्लैडस्टोन है। ग्लैडस्टोन और स्पेंसरवाद का तात्पर्य है कि आप लोगों को खुला छोड़ दो। तो इसकी जो समान स्वतंत्रता का नियम है वो क्या छोड़ देता है? खुला छोड़ देता है कि जो योग्य होगा वो आगे बढ़ जाए। तो इसने जिसको जो नियम अच्छा लगाना, उसी नियम की उसको क्या कर दी? आलोचना शुरू कर दी। तो समान स्वतंत्रता के नियम की आलोचना करता है ब्रायन बेरी। ये तो वैसा ही है जैसे ग्लैडस्टोन का या किसका न्याय है? स्पेंसर का, कि यहां वही जिएगा जो ज्यादा योग्य होगा। तो इसका जो पहला नियम है ना, ये योग्यता पे बल देता है, जिसका नाम है समान स्वतंत्रता का नियम। तो ऐसे करके इसकी आलोचनाएं की गई। विशेष करके आप मैकफर्सन को, अमर्त्य सेन को और किसको याद रखें? माइकल सैंडल को। बाकी आपको ये कोई कह रहा है, वुल्फ क्या कह रहा है इसको, वो ये यूटोपियन है। और एक वो अजीब सा ही है, वो कह रहा है कि होब्सवादी है। निस्बेट कह रहा है इसमें किसकी आत्मा है? रूसो की आत्मा है। चलिए, हाँ एक चीज और है। कुछ विचारक हैं जिसमें एक में ये पुटमन है। पुटमन ये कहता है कि इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये समाजवाद और किसका मिश्रण है? उदारवाद का मिश्रण है। तो ये सही बात है, पुटनम वाली ज्यादा सही बात है। इसमें समाजवाद और उदारवाद का मिश्रण है। ठीक है, तो आप ज्यादा नहीं याद रखें तो आप अमर्त्य सेन को, सीबी मैकफर्सन को, माइकल सैंडल को और किसको याद रख ले? पुटनम को याद रख ले। इसमें समाजवाद और क्या है? उदारवाद का मिश्रण है। ठीक, अब करने को ज्यादा कुछ नहीं बचा। फिर आपके क्वेश्चन आंसर आमंत्रित है। अब बुक्स बची है, तो आप ध्यान रखें कि ये जो बुक्स अब है जस्टिस के ऊपर लिखी हुई, उसमें 4-5 पुस्तकें ऐसी है जिनको आप सन के साथ याद करनी होगी कि कौन सी पुस्तक पहले आई थी और कौन सी बाद में आई थी। ज्यादा सबका याद मत कर, लेकिन कुछ का तो जरूर याद रखना, क्योंकि कई बार पूछ लेते हैं कि इनको आप कर्म से लगाओ। आजकल नेट में ऐसे क्वेश्चन बहुत आने लगे। कई बार मिलान करना आ सकता है कि बताओ कौन से सन में कौन सी पुस्तक आई थी, क्योंकि इसके ऊपर जस्टिस के ऊपर लिखी हुई बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। तो 1971 ए थ्योरी ऑफ जस्टिस आई। अब पुनरुत्थान का पिता हो गया कौन? राजनीतिक सिद्धांतों के पुनरुत्थान का पिता जॉन रॉल्स। थ्योरी ऑफ जस्टिस आई। फिर आया 1974, इसकी आलोचना में पुस्तक आई, नोजिक की पुस्तक आई। कौन सी? एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया। फिर 1976 में एक पुस्तक आई, वो आई हेयक की। हेयक की पुस्तक है, उसका नाम है लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी। इसके 3 संस्करण आए हुए। इसका दूसरा संस्करण आया था, उसमें लिखा हुआ था लॉ, लेजिस्लेशन, लिबर्टी। उसके बाद 2 डैश लगा के लिखा हुआ था द मिराज ऑफ सोशल जस्टिस। मिराज ऑफ सोशल जस्टिस कि सोशल जस्टिस क्या है? एक मृग तृष्णा है, इसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, सामाजिक न्याय की स्थापना हो ही नहीं सकती। ये पुस्तक आई। फिर 1983 में
एक समुदायवादी विचार का जो हमारे सिलेबस में भी है, नाम है उसका माइकल वॉल्जर। वॉल्जर की पुस्तक आई स्फीयर ऑफ जस्टिस। फिर नारीवादी विचारिका है सुसान मोलर ओकिन। ओकिन की पुस्तक आई जेंडर एंड जस्टिस। अब मुझे तो इसका सन भी याद नहीं है। जेंडर एंड जस्टिस। मार्था नुसबन की पुस्तक आई सेक्स के ऊपर आई, सेक्स एंड कुछ सोशल जस्टिस के ऊपर आई। ठीक है, नुसबॉम की, ये भी नारीवादी विचारिका है। ओकिन के बाद उसकी पुस्तक आई। उसकी पुस्तक आई 2009 में। एक पुस्तक आई अमर्त्य सेन की, आइडिया ऑफ जस्टिस। अब बीच में अगर आप और पुस्तकें रखना चाहें तो एक महत्वपूर्ण पुस्तक है माइकल सैंडल की, लिबरलिज्म एंड लिमिट्स ऑफ जस्टिस। सीधा याद रखो, लिमिट्स ऑफ जस्टिस, जस्टिस की सीमाएं क्या है, जो अभी सैंडल की चर्चा करके गए थे। लिमिट्स ऑफ जस्टिस, माइकल सैंडल की पुस्तक आई। एक रेकोस्की की पुस्तक आई। रेकोस, ये सारे नाम धीरे धीरे याद हो जाएंगे जब अपन समानता करेंगे ना, तब ये सारे नाम वापिस आएंगे घूम फिर के। रेकोस्की, डोरकिन, जॉन रोल्स, अमर्त्य सेन, सीबी मैकफरसन, ये फिर आ जाएंगे। एक बार हो चुके, आज दूसरी बार हो रहे, और 2 बार और हो जाएंगे, 4 बार होते हैं टोटल। तो एरिक रोकोस्की की पुस्तक है इक्वल जस्टिस। तो ये जस्टिस के ऊपर कुछ पुस्तकें, इनको आप जरूर ध्यान रखना। ये हो गया कंप्लीट। तो ये जॉन रोल्स है जिसके ऊपर एक या कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको कुछ नहीं करना, इसकी शब्दावलियां थोड़ी सी ध्यान रख लेना। आप इसको ना, अब कहें आपको समेटना कैसे है, लास्ट वाला जो पेज है उसको समेटने के लिए बीच बीच में कोई है ब्लैक, 2-3 परिभाषाएं है इसकी। समाज एक सहयोगात्मक चेष्टा, कोऑपरेटिव वेंचर है नंबर 1। न्याय समाज का प्रथम है सद्गुण है। समाज समान लोगों का, या राज्य समान और स्वतंत्र लोगों का होता है। न्याय के 3 नियम है, उनके 3 नियमों को बुनियादी स्वतंत्रता ऐसे कुछ दिया गया है। और उसके बाद सीधी ये 10-15 एक शब्दावलियां हैं, इनका ध्यान रखना। कई बार तो यही पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी शब्दावली है वो जॉन रोल्स की और कौन सी नहीं, इतना ध्यान रखना। तो आप इसको ना 2-1 पेज में समेटने की कोशिश करना, बड़ी बड़ी चीजें छांट लेना। फिर आपको कई बार नहीं समझ में आती है, एक दूसरे से चर्चा कर लेना, मुझसे फिर पूछ लेना। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।